हेलो फ्रेंड्स, एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास स्टार्ट किए थे, उसमें क्लास 6 था। उसमें हम लोग आज तक कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और लगभग 7 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग का 8वां चैप्टर है जो शरीर में गति से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि शरीर में गति किस तरह से होती है और कैसे क्या प्रोसेस है, कहाँ पे कौन सी संधि जुड़ती है, हमारे कंकाल कैसे बनते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अध्ययन कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का परीक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। इसमें कहना है कि आप शांत होकर बैठ जाइए और आप अनुभव कीजिए कि आपके शरीर में कौन कौन सी गति होती है। तो हम देखते हैं कि पलक जो है हमारे अपने आप ही वो झपकते रहते हैं, हमेशा वो पलकें जो है झपकाते रहते हैं और सांस लेते भी रहते हैं। शरीर में जो है श्वसन की जो गति होती है वो भी निरंतर होती रहती है। तो वही इसमें कह रहा है कि बिल्कुल शांत होकर बैठिए और अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपने पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, जो निरंतर होती रहती हैं, स्वतः होती रहती हैं। जैसे पलकों का झपकना हो गया, श्वास लेना हो गया, इस टाइप की जो भी गतियां होती हैं हमारे शरीर में निरंतर होती रहती हैं। आगे है, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। जब हम किसी नोट्सबुक में लिखते हैं तो हमारा कौन सा पार्ट वर्क करता है। तो हाथ से हम लिखते हैं तो हमारा हाथ जो है वर्क करता है। और जब हम किसी को देखते हैं या मुड़ के इधर उधर दाएं बाएं देखते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा अंग कार्य करता है। आगे है, तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता रहता है। इसका मतलब कि हम किसी भी स्थान पर अगर बैठे हैं फिर भी हम लिखते हैं तो हमारा हाथ वर्क करता है। सांस लेते हैं, श्वसन जो करते हैं तो हमारा हृदय वर्क करता है। इसी तरह हम एक स्थान पर बैठ के किसी भी तरफ मुड़ के हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब एक ही मूवमेंट में रह के हम कई गतियाँ कर सकते हैं। तो यह उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक से दूसरे अध्यापक जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर वास्तव में चलकर जाते हैं। जब कक्षा में जाते हैं, क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय के मैदान में जाते हैं, उसके बाद हम क्लास में एंट्री करते हैं। विद्यालय के बाद जब हम घर आते हैं तो हम चलकर ही आते हैं। हमारा जो पैर है वो गति करता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमारे पैर में गति होती रहती है। आगे है, आप चलकर, दौड़कर, कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम चल के भी जा सकते हैं, दौड़ के भी जा सकते हैं, साथ साथ कूद के भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके 8.5.1 में भरते हुए यह देखते हैं कि यहाँ पे है कि इसमें एक टेबल दिया हुआ है, उसके बारे में हम अपने मित्रों से, अध्यापक से और अभिभावक से चर्चा करेंगे और सारणी में उसमें भरेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, कौन से स्थान पे क्या भरा जा सकता है। यहाँ पे टेबल दिया है, टेबल 8.1 है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चलते हैं। जंतु है गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग है और जंतु कैसे गमन करते हैं। इसमें गाय है, गाय कैसे चलती है तो पैर के माध्यम से चलती है। मनुष्य जो होता है वो भी आपका पैर के माध्यम से चलता है। अगला आपको सांप बताना है, तो सांप जो होता है उसका संपूर्ण शरीर जो होता है वो रेंगता हुआ चलता है। तो सांप का जो है उसका संपूर्ण शरीर जो है गमन करता है और ये रेंग के चलता है। इसी तरह पक्षी को बताना है, कीट को और मछली के बारे में आपको चार्ट में नोट करना है। आगे है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। आप जब सारणी में भरते हैं तो देखेंगे कि जंतु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से गमन करते हैं। आगे चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग है। चलना भी, कुछ जानवर होते हैं जो चल के जाते हैं, कुछ टहलते हुए जाते हैं, कुछ पानी में तैरते हुए रहते हैं, कुछ रेंगते हैं। तो सारे जो जीव जंतु होते हैं उनके अलग अलग गति करने का माध्यम होता है, वो अलग अलग ढंग से गति करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। आगे है, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है। जंतुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कई तरह की विविधता पाई जाती है। जैसे
जो जलीय जीव होते हैं वो तैरते हैं, जो कुछ रेंगने वाले जीव होते हैं, कुछ पक्षियाँ होती हैं जो आसमान में उड़ती रहती हैं, तो कुछ जंतु जो होते हैं वो चल के जाते हैं, कुछ उछल कूद के जाते हैं, कुछ है रेंगते हुए जाते हैं, कुछ पानी में तैरते हैं। तो वही है कि इतनी सारी विविधता क्यों पाई जा रही है, जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? इसका क्या कारण हो सकता है? जो सांप जो है रेंग के चलता है, मछली जो है तैरती रहती है, और जंतु जो होते हैं वो आपके चलते रहते हैं, पैर से चलते हैं। आगे है मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। मानव शरीर क्या है? मानव शरीर में कौन से पार्ट आएंगे, उनकी क्या क्या गतियाँ हैं? तो इसमें दे रहा है कि जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। शरीर की जो विभिन्न पार्ट होते हैं उसकी क्या क्या गति होती है, उसको ध्यान देने से पहले हम अपने शरीर के पार्ट को देखें कि हमारे शरीर कौन सा गति करता है। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार की गति करते हैं? जब आप विद्यालय जाते हैं वहाँ पे आपको योगा करवाया जाता है, सुबह सुबह पीटी होती है, मॉर्निंग टाइम में प्रेयर टाइम में पीटी वगैरह कराया जाता है या व्यायाम करवाया जाता है, तो आपके शरीर का कौन सा पार्ट वर्क करता है? हाथ और पैर जो है किस तरह से वर्क करते हैं? वही है कि आपके हाथ और पैर किस तरह से गति करती है। आगे है, आइए हमारा शरीर जिन गतियों के योग्य है, हम उनसे कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें कि हमारे शरीर में जो अंग है वो किस तरह का योग है, उस अंग से कौन सा हम योग कर सकते हैं। जैसे हाथ है तो हाथ कैसा गति कर सकता है, पैर है तो वो कैसा गति कर सकता है, सर है या गला है तो वो कैसा गति कर सकता है, उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों का प्रयास करें। आगे है, एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? जब हम ऐसे ही सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि मान लीजिए कोई गेंद है, कोई विकेट रखा, हमको बॉल फेंकना है, तो हम बॉल कैसे फेंकेंगे? टीवी वगैरह में क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब बॉल फेंकते हैं तो अपने ये हाथ का जो पार्ट होता है उसको घुमाते हुए बॉल को फेंकते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि क्या आप इसे कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हुए फेंकते हैं? बॉल को जब फेंकते हैं तो हाथ को घुमाते हुए या कंधे को घुमाते हुए फेंकते हैं। क्या आपका कंधा भी गति करता है? आगे है, पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। हमको क्या है, पीठ के बल लेट जाना है। उसके बाद अपने पैरों को ऊपर करके कोहनी जो होता है कमर के पास, वहाँ से आपके पैर को गोल गोल घुमाना है, उसको घुमाना है। उसके बाद अपनी भुजा जो हाथ है उसकी कोहनी को ऊपर की ओर ले जाना है। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए और पैर को घुटनों से मोड़ लेना है। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। अपने हाथों को अपने बगल में जो है सीधे एकदम सीधा करके उसको स्ट्रेट करके उसको तानना है। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। भुजा जो होते हैं, ये हाथ जो होता है इसकी भुजा कहते हैं, इसको मोड़ते हुए हमको कंधे को छूना है। तो क्या है इसमें कि हमको पीठ के बल लेट जाना है। पीठ के बल लेटने के बाद हमको दोनों पैर को ऊपर करके कूल्हे जो होते हैं वहाँ से हमको पैर को घुमाने का प्रयास करना है। उसके बाद पैर को हमको मोड़ लेना है। फिर हाथ जो होगा उसको सीधा आपको एकदम स्ट्रेट करके उसको तानना है। फिर कुछ टाइम बाद हाथ को मोड़ के आपको ये मुट्ठी जो बंद रहेगा उससे आपको अपने कंधे को टच करना है। तो यही है, कंधे को छुइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा है? हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। हाथ जो होगा एकदम सीधा तान के नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? आगे है, आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षण को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। आप जो है अपने शरीर का जो विभिन्न अंग होता है उससे गति करने का प्रयास कीजिए और उसको टेबल में फिल करिए, उसको टेबल में भरिए। आगे है, क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं? ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या कारण है जिससे हम शरीर के किसी भी अंग को, कोई भी अंग होता है जो शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह से हम उसको गति करा सकते हैं? जैसे हम हाथ जो है उसको अभी हम बॉल फेंक रहे थे तो हमारा हाथ जो था वृत्ताकार रूप में गति कर रहा था। उसके बाद हम झुक रहे थे तो एक ही साइड में हम झुक रहे थे। ऐसे ही कुछ और गतियां हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आगे है, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। कुछ अंग जो होते हैं हम उसको कई दिशा में घुमा सकते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जिसको केवल हम एक दिशा में ही घुमा सकते हैं। आगे है, हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? हमारे शरीर के कुछ ऐसे भी पार्ट होते हैं जिसको हम घुमा नहीं सकते, उसको किसी भी दिशा में मोड़ नहीं सकते। तो कुछ शरीर के कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जिसमें हम असमर्थ होते हैं। आगे है, क्रियाकलाप फर्स्ट। क्रियाकलाप फर्स्ट में क्या दे रहा है, एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई
स्थिति में रखिए जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप मोड़ पाते हैं? पैमाना लेना है, एक स्केल लेना है। स्केल आप देखे होंगे, उसको हाथ को एकदम सीधा करके उस पर बांध देना है। जैसा फिगर में दिखाया गया है कि हाथ में आप एक पैमाना बांधा है, स्केल बांध दिया है, उसके बाद उसको सीधा टाइट करके बांध दिया, उसके बाद उसको मोड़ने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या आप मोड़ सकते हैं? मोड़ पाते हैं? क्या आपका हाथ मुड़ेगा? आगे है हमारे शरीर में गतियां। हमारे शरीर में गति कैसे होती है? शरीर के भाग हैं। पूर्णता घूमता है। कौन सा अंग है जो पूर्णता घूमता है? कौन सा अंग है जो थोड़ा सा मुड़ता है या थोड़ा सा घूमता है? और कौन सा अंग है जो झुकता है? कौन सा अंग है उठता है? और गति जो है बिल्कुल नहीं करता है। इसमें से जो अंग, जो ढेर सारे शरीर के अंग दिए हुए हैं, उसमें से कुछ अंग है जो मुड़ जाता है चारों तरफ, कुछ एक ही तरफ मुड़ता है, कुछ बिल्कुल ही नहीं मुड़ता है, कुछ थोड़ा बहुत मुड़ता है। तो वही अलग अलग आपको उसमें लिखना है। तो जैसे गर्दन है, गर्दन को आप किस में रखेंगे ये आपको बताना है। अगला कलाई है, अंगुलियां हैं, घुटने हैं, एड़ी है, पंदांगुली है, पीठ है और सिर है, कोहनी है, भुजा है। इन सारों को बताना है कि ये किस टाइप का घूमता है, कैसे मूव करता है, किस दिशा में मूव करता है, क्या चारों तरफ घूमता है कि एक साइड घूमता है या कहीं भी मूव नहीं करता है। आगे है, क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। हम कभी कभी ध्यान देते हैं, हमेशा ऐसा ही देखते हैं कि मतलब जहां पे ज्वाइंट होते हैं, जहां पे संधि होती है, वहीं से कोई अंग मुड़ता है या वहीं से हम घुमा सकते हैं। जैसे हाथ को देख लीजिए, हाथ में यहाँ पे ज्वाइंट होता है तो हम यहाँ से हाथ को हिला सकते हैं, बीच में ज्वाइंट होता है तो बीच में हम मोड़ सकते हैं। ये क्या बीच में कोई ज्वाइंट नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं मोड़ सकते, यहाँ से कोई अंग मुड़ नहीं सकता। तो वही है कि आपने ध्यान दिया होगा कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा सकते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। जहां दो पार्ट एक दूसरे से जुड़ते हैं वहीं हम मोड़ सकते हैं। जैसे हाथ की पंजे, उंगली को भी देख सकते हैं, उंगली को हम कई पार्ट में मोड़ सकते हैं क्योंकि ये कई ज्वाइंट होते हैं। अगर ये एकदम सीधा होता तो हम इसको कहीं मोड़ नहीं सकते। आगे उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। कोहनी, कंधा और गर्दन जो होता है ये आपके दो पार्टों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए हम इसको मोड़ लेते हैं। आगे क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को संधि कहते हैं। हम जो ऐसे स्थान हो जहाँ पे दो पार्ट जुड़ते हों, दो अंग जुड़ते हों, वो स्थान जो होता है आपका संधि कहलाता है। तो यही इसमें कह रहा है कि जहाँ दो हिस्से जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ऐसे स्थानों को संधि कहते हैं, संधि या जोड़ कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता? अगर हमारे शरीर में किसी तरह का ज्वाइंट नहीं होता, जोड़ नहीं होता, संधि नहीं होता, तो हमारा शरीर क्या गति कर सकता था? आगे है, वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? वास्तव में ये जो संधि है, जोड़ है, उसको कौन सी वस्तु बांधती है? आगे है, अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कंधे, कान, हाथ, पैर, अंगुली और पदांगुलियों को दबाइए। अपनी उंगली के माध्यम से हमको ये सारे पार्ट जो दिए हुए हैं, सर दिया है, चेहरा दिया है, गर्दन दिया है, नाक है, कान है, कंधे के पीछे हाथ है, पैर है, अंगुली है, पंदांगुली, पंदांगुली मतलब पैर की उंगली जो है, उसको हम टच करेंगे तो देखेंगे हमको कुछ ठोस पार्ट दिख रहा है। उंगली टच करते हैं तभी ठोस दिखता है, सर टच करते हैं तभी ठोस दिखता है, और चेहरा अगर टच करते हैं तो भी दिखता है आपको ठोस पार्ट, कहीं ना कहीं ठोस पार्ट दिखते हैं। तो वही इसमें कह रहा है कि आपको उंगली द्वारा जब इसको सबको टच करेंगे तो क्या महसूस होगा? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं जो हम टच करते हैं तो देखते हैं कि हमारी जो उंगली होती है वो किसी कठोर वस्तु को दबाती है। कठोर वस्तु मतलब जैसे सर छूते हैं तो सर भी एक प्रकार का अस्थि होता है, हाथ में टच करते हैं तो हाथ भी आपको थोड़ा कठोर लगता है, चेहरे के भी कोई पार्ट को टच करते हैं तो भी आपको टाइट लगता है। तो वही है कि आप जो कठोर पार्ट को छूते हैं या टच करते हैं वो आपका जो होता है वो अस्थियां कहलाती हैं। ये कठोर संरचनाएं अस्थियां होती हैं। अस्थि मतलब हड्डी होता है। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। हम ऐसे ही अपने शरीर के विभिन्न पार्ट को टच करके देख सकते हैं कि क्या हमको ठोस महसूस हो रहा है, कठोर महसूस हो रहा है। इतनी सारी अस्थियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ सकते हैं? इसमें कह रहा है कि जब आप जान रहे हैं कि हम अस्थि को नहीं मोड़ सकते, जब अस्थि को नहीं मोड़ सकते तो हाथ की कोहनी को कैसे हम मोड़ सकते हैं? आगे है, हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं है। हाथ के ऊपर हिस्से, हाथ के ऊपर हिस्सा ये हो गया और यहाँ तक पूरा उंगली तक क्या एक ही हड्डी है? वही इसमें कह रहा है कि ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, एक ही लंबी हड्डी नहीं होती है, एक ही अस्थि से नहीं बना होता है। आगे है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं।
इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां होती हैं। जैसे हाथ होता है, पूरा यहाँ से लेके उंगली तक एक ही हड्डी से नहीं बना होता है, बल्कि ये कई हड्डियों से मिलकर बना होता है। जैसे आप यहाँ पे मोड़ते हैं तो यहाँ पे भी हड्डी ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे भी आपकी हड्डी ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे भी आपकी हड्डी ज्वाइन हो रही है। उंगलियों में देखिए अलग अलग ज्वाइन है, यहाँ पे भी हड्डी ज्वाइन हो रही है। तो कई तरह के हड्डियों से मिलकर बना होता है और प्रत्येक हिस्से में जो है अनेक अस्थियां होती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका सकते हैं जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पे हिला लेते हैं, मोड़ लेते हैं, झुका लेते हैं जहां पे ये एक दूसरे से मिलती हैं। आगे है, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं करते हैं, उनके लिए हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट हैं और उनमें अलग अलग संधियां भी पाई जाती हैं। तो वो किस तरह से कार्य करती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आगे है कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि क्या होता है? कंदुक मतलब आप जानते होंगे गेंद होता है। तो इसमें क्या दिया है? क्रियाकलाप सेकंड। क्रियाकलाप सेकंड में है कि कागज की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। कागज की कोई पट्टी है, उसको एक आप ऐसे बेलन बनाइए, बेलन की तरह आपको मोड़ना है, फोल्ड करना है। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद पर एक छेद करके उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। आपको एक बॉल लेना है, किसी भी चीज़ का हो, रबड़ का हो या प्लास्टिक का हो, उसको बीच में आपको छेद कर देना है। फिर इस रोल को जो है इसी में डाल देना है, इसी में डाल देना है। फिर आगे क्या कह रहा है? उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए। जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है, आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। जैसा यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि ये बॉल है, इसमें कागज का हम बेलन बनाया है, फिर इसको बॉल को कट करके उसमें हम डाल दिए हैं और या इसको आप चिपका भी सकते हैं या उसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। ये एक छोटी सी कटोरी है, इसमें आप बॉल को रख लेंगे, उसके बाद उसको चारों ओर घुमाने का प्रयास करेंगे। आगे है, क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? क्या जो गेंद होती है वो कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? कागज का बेलन भी क्या उसमें पूरी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है? आगे है, अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। अब हमको कल्पना करना है कि जो बेलन है वो आपका हाथ है और गेंद जो इसका गेंद है इसका सिरा है और कटोरी जो है यह कंधा है। तो आप क्या देखेंगे कि उस भाग में समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा हुआ है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि का कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है। जो एक अस्थि का गेंद वाला जो पार्ट होता है और दूसरी अस्थि का जो गुहिका होता है, कटोरी नुमा संरचना जो होती है वो गुहिका में धंसा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए कटोरी रूमी जो संरचना होता है और ये आपका बेलन मान लीजिए या बॉल मान लीजिए, उसमें जो है धंसा रहता है, ये आपका गुहिका कहलाता है। तो यही इसमें कह रहा है कि एक अस्थि का जो गेंद वाला भाग है, गोल हिस्सा है, और दूसरा जो है कटोरी रूपी जो गुहिका में धंसा होता है। आपने क्या किया था कि जब एक बॉल लिया, उसको प्लास्टिक का हो रबड़ का हो, उसको बीच से काट दिया और कागज का एक बेलन बना के उस पर आपने चिपका दिया। उसके बाद उसको कटोरी में घुमाने का प्रयास किए तो चारों तरफ आपको घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से हमारे जो ये हाथ के कंधे जो ज्वाइंट होते हैं वो इसी तरह से गति करते हैं। तो वही इसमें बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारा अस्थि हाथ जो होता है, हाथ जो जुड़ा होता है, एक अस्थि का गेंद वाला और दूसरे गोल हिस्सा और दूसरी अस्थि का कटोरी रूपी गुहिका से धंसा होता है। चित्र 8.3 में इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। इस प्रकार की जो संधि होती है वो सभी दिशाओं में गति करती है। चित्र के माध्यम से यहाँ दिखाया है कि इस तरह से जॉइंट जहाँ भी पाए जाते हैं, शरीर के किसी भी अंग में अगर इस तरह के जॉइंट पाए जाते हैं कि कटोरी रूपी जो संरचना होता है उसमें गुहिका धंसा होता है, तो आपका इसी तरह से गति करेगा, एक ही प्रकार से, मतलब सभी दिशाओं में गति कर सकता है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अनुदाहरण दे सकते हैं? इस प्रकार की जो गति होती है, क्या इसका और कोई एग्जाम्पल है? और कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों का स्मरण कीजिए। इसमें जो है शरीर प्रारंभ में जो होता है, शरीर में विभिन्न भाग होते हैं, उसके द्वारा जो गतियां की जाती हैं उसके बारे में हमको सूचना देना या याद करना है कि हम वो वाली गति कैसे होती थी। तो आपका कंदुक खलिका जो संधि था वो आपके हाथ के जो कंधे होते हैं वो इसी का एग्जाम्पल है कि कंदुक खलिका संधि के तरह से वो गति करते हैं। जैसे एक कागज का बेलन लेंगे, उसको हम बॉल पे चिपका के उसको कटोरी में घुमाएंगे तो चारों दिशा में घूमेगा। उसी तरह हमारे जो कंधे की हड्डी होती है वो भी उसी तरह होता है, एक कटोरी नुमी संरचना होती है जिसे गुहिका कहते हैं, उसमें वो धंसा होता है और हम हाथ को भी चारों दिशा में घुमा सकते हैं। आगे है धुराग्र संधि। धुराग्र संधि क्या होता है? गर्दन
तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सर है और यहाँ पे गर्दन है, तो इसमें जो जोड़ने वाली ये संधि होती है इसे हम धुराग्र संधि कहते हैं। सर से लेके गर्दन तक की जो ये हड्डी होगी या जो संधि होगी उसे हम धुराग्र संधि कहेंगे। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। ये जो संधि होती है इसी के माध्यम से हम अपने सर को, गले को इधर से उधर घुमा सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। आगे है, इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुकखलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते थे। हम इस तरह से गति करने का कोशिश कीजिए। जो गर्दन से, सर से लेकर गर्दन तक की जो हड्डी होती है वो धुराग्र संधि होती है। तो ये कंदुकखलिका संधि से किस प्रकार भिन्न है। कंदुकखलिका जो संधि थी वो वृत्ताकार चारों दिशा में वो घूमती थी, लेकिन ये जो धुराग्र संधि है वो केवल हम अपने सर को दाएं बाएं कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, चारों दिशा में इसको हम घुमा नहीं सकते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। धुराग्र संधि जो होती है वो बेलनाकार एक छल्ले में घूमती है। आगे है हिंज संधि। हिंज संधि क्या होता है, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जे को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे पीछे की ओर खुलने देता है। घर में जो है दरवाज़ा लगा होता है, उसको हम ऐसे मान लीजिए जैसे दरवाज़ा होता है, इसको हम बार बार खोलते हैं बंद करते हैं, खोलते हैं बंद करते हैं, तो यहाँ पे एक कब्जा लगा होता है। कब्जा लगा होता है तो ये कब्जे को ध्यान से देखिए। दरवाजे को जो है आगे पीछे करने का जो वर्क करता है वो कब्जा करता है। इस तरह की जो संधि होती है उसे हम हिंज संधि कहते हैं। अगला क्रियाकलाप थर्ड है। क्रियाकलाप थर्ड में क्या है, आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.4 में दिखाया गया है। हम क्या करते हैं, कब्जे की गति को देखेंगे, कब्जे किस तरह से गति करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कागज लेंगे या गत्ता लेंगे, उसका एक हम बेलन बना लेंगे, सिलेंडर के आकार का बेलन बना लेंगे, जैसा चित्र में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन को मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। एक आपका ऐसे बेलन, कागज का एक सिलेंडर बना लेंगे, बेलन बना लेंगे, उसको क्या करेंगे, यहाँ बीच में छेद कर देंगे। बीच में छेद करके यहाँ पे कोई पेंसिल लगा देंगे या पेन लगा देंगे, छोटी पेंसिल लगा देंगे। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, आगे है करके एक छोटी पेंसिल लगाइए, गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर इसको इस प्रकार मोड़िए कि यह आधा बेलन बन जाए। उसके बाद गत्ते का हम एक और टुकड़ा लेंगे, उसको हम इस प्रकार से काटेंगे कि वो आधा बेलन बन जाए। आधा बेलन जब बन जाएगा तो इसमें रखा जाएगा, वही है जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके, जिस पे जो दूसरा बेलन हो वो सरलता से आसानी से घूम सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। ये जो होता है, यहाँ जब पेंसिल को हम हिलाएंगे, अगर घुमाएंगे तो इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, वो चारों तरफ से नहीं घूमेगा। तो ये जो संधि होती है वो आपकी कब्जा संधि होती है। तो आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। जो पेंसिल लगा बेलन है उसको चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुकखलिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है। जो हम लोग कंदुकखलिका संधि देखे थे उससे ये किस प्रकार भिन्न है। हिंज संधि जो होती है वो केवल एक दिशा में ही मूव करेगी और कंदुकखलिका संधि जो होती है वो चारों तरह में वृत्ताकार रूप में मूव करती है या गति करती है। आगे हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी में इसी प्रकार की गति देखी थी। चित्र 8.4 में जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज संधि से भिन्न था। जो 8.4 में हमने बनाया था उसमें जो भी देखा था वो हिंज संधि से भिन्न था। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कागज का या दफ्ती का एक बेलन बनाना है, उसमें छेद कर देना, उसमें पेंसिल लगा देना है, फिर दूसरे कागज या दूसरे दफ्ती को उसको हमको आधा काट लेना है जिससे वो आधा बेलन बन जाए। उसके बाद इसमें हम उसको रख देंगे, फिक्स कर देंगे, फिर हम पेंसिल को इधर उधर घुमाने का प्रयास करेंगे तो पेंसिल जो होगा इस दिशा में जाएगा, फिर इस दिशा में जाएगा, ये दो ही दिशा में जाएगा। तो इस तरह की जो गति होती है वो आपका हिंज संधि कहलाता है। हिंज संधि हमारे शरीर के किस पार्ट में है, किस अंग द्वारा हिंज संधि द्वारा जुड़े रहते हैं, कौन से अंग हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखें कि ऐसे ही हमारे शरीर में हिंज संधि जो होती है इस माध्यम से गति करता है। जैसे दरवाजे का कब्जा जो है गति करता है, उसी प्रकार की गति जो है हमारे संधियों में होती है, हमारे जोड़ों में होती है। आगे है लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज संधि होती है जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। इससे क्या पता चलता है कि हिंज संधि जो होता है केवल एक ही दिशा में गति कर सकता है, और कोहनी में जो होती है ये हिंज संधि होती है जिससे आगे पीछे ही एक ही दिशा में गति कर सकता है। जो हमारी कोहनी पाई जाती है वो केवल दो ही दिशा में गति करता है। कोहनी मतलब यही पार्ट हो गया, तो एक ही दिशा में या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। तो यही कह रहा है इसमें कि जो कोहनी होती है वो हिंज या कब्जा संधि होती है जिससे केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। चित्र 8.5 में
क्या आप ऐसी संधि का कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं, सोच सकते हैं? ये 8.5 दिया है, ये पैर का घुटना दिया है, घुटने का हिंज संधि दिया है, तो यहाँ से ज्वाइन होता है, तो पैर को आप केवल इस दिशा में मोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं, मोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं। इसको आप इस दिशा में नहीं ले जा सकते। अपने पैर को आप करके प्रैक्टिस करके देखिएगा कि घुटने के नीचे के जो पार्ट है उसको हम केवल एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, उसको हम विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। तो ये भी आपका एक कब्जा संधि का एग्जाम्पल है। आगे है अचल संधि। अचल संधि क्या होता है? हमारे सिर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की। अभी तक हमने जो भी चर्चा किया, जितनी भी संधि की बात की है, उससे ये अचल संधि जो होती है वो एकदम डिफरेंट है, एकदम भिन्न है। आगे है ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऐसी अस्थियां जो अपने स्थान पर हिल नहीं सकती हैं, एकदम कांस्टेंट होती है, मतलब स्थिर होती हैं, ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। और ये हमारी जो अस्थियां होती हैं वो हमारा सर में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है। यही है कि सिर की जो अस्थियां होती हैं वो बीच में कुछ संधियों से भिन्न होती हैं, लेकिन चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को हम अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारा ये जो जबड़ा होता है सर से दूर जाता है। तो वही है कि जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। अब हम ऊपरी जबड़े को, जब हम मुंह खोलेंगे तो निचला जबड़ा जो है सर से अलग जाएगा, सर से दूर जाएगा। अब हम ऊपरी जबड़े को खोलने का प्रयास करेंगे। क्या आप इसे भी गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। जब हम निचला जबड़ा खोले तो सर से दूर गया, ऊपर वाली जबड़ा क्या हम खोल सकते हैं, उस पर भी गति दे सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संधि होती है वो अचल संधि होती है। वह इसमें कह रहा है कि इसे गति देते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य में अचल संधि पाई जाती है। ये जो ऊपरी जबड़ा होता है और कपाल मतलब सर होता है, इन दोनों के बीच में अचल संधि पाई जाती है। इसको हम हिला डुला नहीं सकते हैं, स्थिर होता है। आगे है, हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमने अभी तक ऐसे ही संधियों की चर्चा की है, ऐसे ही संधियों की डिस्कशन की है जो दो पार्ट को जोड़ती है, दो अस्थियों को जोड़ती है। तो वही हम अभी तक ऐसे ही कुछ संधियों की चर्चा की है जो अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं उनको जो अलग अलग स्ट्रक्चर दिया जाता है, अलग अलग आकृति दिया जाता है, वो किसके माध्यम से बनता है या कैसे होता है? आगे है, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। मान लीजिए हमको एक गुड़िया बनाना है। गुड़िया बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? गुड़िया बनाने के लिए पहले हम उसके शरीर का जो है स्ट्रक्चर देंगे, ढांचा बनाएंगे। उसको ऐसे किसी भी कागज वगैरह के माध्यम से हम उस पर ढांचा बनाएंगे। हाथ बनाने की कोशिश करेंगे, पैर बनाने की कोशिश करेंगे, गर्दन बनाने की कोशिश करेंगे, सर बनाने की कोशिश करेंगे। तो किसी भी, अगर कोई भी है उसका हम गुड़िया बनाना चाहते हैं तो पहले हम उसको ढांचा देंगे। इसी तरह से हमारा शरीर भी होता है। शरीर का जो निर्माण होता है वो पहले एक कंकाल के रूप में होता है, एक ढांचे के रूप में होता है। तो ये जो ढांचा, जो संरचना होता है वो उसका कंकाल कहलाता है। जैसे आप मूर्ति वगैरह देखे होंगे कि मिट्टी की मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं दुर्गा पूजा वगैरह में, तो आप कभी देखे होंगे जाते वते या कहीं भी किसी के भी आसपास आप देखे होंगे तो सबसे पहले वो पुअरे से बांध के उसका हाथ पैर ढांचा इस टाइप से बनाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद उसको संरचना देते हैं। तो वही सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में भी होता है कि सबसे पहले हम जो शरीर की अस्थियां जो होती हैं ठीक इसी प्रकार से एक सुंदर आकृति बनाने में कार्य करती हैं। हमारे शरीर में कंकाल पाए जाते हैं, वो कंकाल जो होते हैं एक अस्थियां दे देते हैं, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये जो ढांचा होता है वो आपके इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। चित्र 8.6 दिया है, कंकाल का फिगर यही दिया होगा। आगे है, हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम कैसे जान पाएंगे कि ये मानव ही कंकाल की आकृति है? जानवर की भी हो सकती है, पक्षी की भी हो सकती है, किसी अन्य जीव जंतु की भी हो सकती है। तो हम कैसे जानेंगे कि मानव की ही कंकाल है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों को आकृति के विषय में किस प्रकार जान सकते हैं? हम शरीर की जो विभिन्न अस्थियां होती हैं उसकी आकृति के विषय में कैसे जानेंगे कि इसका आकार कैसा होगा, हमारे सर का आकार कैसा होगा, हाथ का आकार कैसा होगा, पैर का आकार कैसा होगा? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियां और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। हमारे शरीर में हड्डियां कितनी हैं, अस्थियां कितनी हैं और उनकी संख्या कितनी है, हम कब जान पाते हैं कि उसमें कितनी संख्या है, कितनी हड्डियां हैं? जब हम उसको टच करते हैं या अनुभव करते हैं, फील करते हैं किसी चीज़ को टच करके। मान लीजिए मेरी उंगली है, उसमें कितनी हड्डियां, हम कैसे अनुभव करेंगे? तो हमने पढ़ लिया कि ज्वाइंट जो होते हैं, जोड़ जो होते हैं, जहाँ से ज्वाइंट जुड़े होते हैं वहीं से हड्डी की काउंटिंग करते हैं, वहाँ से
एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है, तो जहाँ पे जोड़ होंगे वहीं पे उसका मिलेंगे, तो इसका मतलब जो जोड़ वाला पार्ट है वहाँ पे आपका हड्डी ज़रूर है। तो आप ऐसे उंगली को जोड़ सकते हैं कि कितने भी ज्वाइंट है, इसका मतलब तीन ज्वाइंट है तो आपकी 3 हड्डियाँ जुड़ी होंगी, 4 हड्डियाँ जुड़ी होंगी, जैसे ज्वाइंट होंगे उस तरफ से आप देख सकते हैं। तो वही है कि शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों तथा उनकी संख्या, आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। जब एक्सरे करवाते हैं शरीर में, कभी पैर वगैरह का देखिए अगर चोट वगैरह लग जाती है तो एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से हमको पता चल जाता है कि हमारे कौन सी हड्डी में डैमेज हुआ है, किस तरह की हड्डी जो है कैसा स्ट्रक्चर उसका चेंज हुआ है। तो वही एक्सरे के माध्यम से हमारे शरीर की कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। यहाँ देखिए मानव कंकाल दिया हुआ, मानव कंकाल कुछ इस तरह से होता है। हमारी ये हाथ है, ये हाथ पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, और ये बीच में कोहनी जो होती है यहीं से ये 2 पार्ट में जुड़ा होता है। तो अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे थे कि अगर मान लीजिए यहाँ बीच में कोई एक ज्वाइंट ना होता, सीधा खड़ा होता तो क्या होता। ऐसे ही यहाँ पे ये गर्दन जो होता है इसको हम धुराग्र संधि कहते हैं, और ये जबड़ा जो है, ये जबड़ा जब हम खोलते हैं तो ये सर से दूर जाता है, और ये ऊपरी जबड़ा मस्तिष्क के जो है ऊपरी जबड़ा हम कभी खोलने का प्रयास नहीं करते, खोल ही नहीं पाते। जब भी खोलेंगे नीचे से ही पार्ट हमारा मुंह का खुलेगा। तो ऊपरी जबड़ा और सिर के बीच की जो संधि होती है वो आपकी अचल संधि कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पैर है, ये घुटना जो होता है ये भी आपका एक ही दिशा में मुड़ सकता है, या तो आप इसको अंदर की तरफ मोड़ें या तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही रहने दें, ये आपका उल्टा दिशा में नहीं मुड़ता है। तो ये बॉडी संरचना है, इसी को हम कंकाल कहते हैं। आगे है क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त हो सकती है। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में, रिलेशन में कभी भी चोट लग जाती है तो एक्सरे जरूर करवाते हैं, और एक्सरे के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि हमारी कौन सी हड्डी डैमेज हुई है, कौन सी हड्डी क्षतिग्रस्त हुई है। तो वही इसमें कह रहा है कि किस हड्डी में संभावित क्षति हुई है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त हो जाते हैं। एक्सरे चित्र में हमें शरीर की अस्थियों का आकृति का पता चलता है। एक्सरे जब करवाते हैं तो हमारे शरीर की अस्थियों जो होती हैं, हड्डी जो होती हैं, उनके आकृति का पता चल जाता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। हम हाथ के अग्रभाग और पश्चभाग, साथ साथ पैर का जो निचला भाग है और ऊपरी भाग का हमको अध्ययन करना है, उसके बारे में हमको अनुभव करना है। अग्रभाग मतलब ये जो कोहनी होती है इसके आगे का भाग और इसके पीछे का भाग। तो यही हो गया इसमें कि हाथ के अग्र और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले और ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए। प्रत्येक अंग जब हम टच करेंगे, अभी मैंने बताया कि हाथ की जो उंगली है उसको हम टच करते हैं, कहाँ कहाँ से ज्वाइन है, वहीं से हम लोग गिनते हैं कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। ऐसे ही हाथ के आगे भाग को और पीछे भाग को हम टच करेंगे और देखेंगे कि हमारे हाथ में कितनी हड्डियां हैं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करिए, और एक्सरे के चित्र में हम अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों से जो है ठीक इसी प्रकार से हम अनुभव करेंगे। आगे एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग के अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक्सरे जो पार्ट होता है, एक्सरे जो होता है उसमें आपकी अस्थियां दिखाई देती हैं, उससे तुलना करके हमको शरीर के पार्ट में कितने अस्थियां हैं इसकी हमको जांच करनी है, इसकी तुलना करनी है, इसका अध्ययन करना है। आगे है अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? हमारी जो उंगलियां होती हैं उसको हम मोड़ने का प्रयास करेंगे, तो मुड़ती हैं तो कितनी अस्थियां हैं, कितने हड्डी हैं इसमें, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, और कहाँ से ये मुड़ती हैं। मध्यमा में कितनी उंगलियां हैं, मध्यमा उंगली जो होती है उसमें कितनी अस्थियां हैं, आपको ये देखना है कि उसमें कितनी अस्थि पाई जाती हैं। आगे अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं। आप अपने हथेली का जो पिछला पार्ट है, पिछला पार्ट मतलब ये, इसको टच करके, इसको अनुभव करके भी इसको आप जांच करिए कि इसमें कितनी हड्डियां पाई जा सकती हैं। आप अनुभव करेंगे, जब हाथ को टच करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे एक हड्डी दिख रही है, यहाँ दूसरी हड्डी, तीसरी हड्डी, ऐसे करके आपको अनुभव हो जाएगा कि कितनी अस्थियां पाई जा रही हैं, अस्थियां होती हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है? यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये जो हमारी हाथ की कलाई होती है ये बहुत मुलायम होता है, इस जो होती है लचीली होती है, और इसमें जो है कई छोटी छोटी हड्डियों से या अस्थियों से मिलकर बना होता है। जैसे हम उंगली में देख लेते हैं कितना छोटा छोटा मोड़ होता है, कितना छोटा छोटा ज्वाइन होता है, तो ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगर आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए इसमें कोई हड्डी जो है मुड़ती ना, कोई ज्वाइन ना होता, तो आपका हाथ कैसा अनुभव होता, आपको कैसा फील होता? अगर मान लीजिए हाथ में कोई ज्वाइन ना होता तो आपको हाथ को कहीं मोड़ सकते हैं, ऐसे ही आप हाथ को किए रहते। तो वही इसमें कह रहा है कि यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? अगर हाथ की कलाई में केवल एक ही हड्डी होती तो क्या करते? यहाँ पे हाथ की अस्थि का जो फिगर दिया हुआ है
इसमें आपका ये जो पार्ट दिया है ये वाले पार्ट को दिखा रहा है, इस वाले पार्ट को दिखा रहा है, ये ऊपर वाला, और ये आपकी उंगलियां हैं। उंगलियां में देखिए ये 3 पार्ट होते हैं, 3 हड्डी इसमें जुड़ी होती है। आप अपने उंगली में भी चेक कर सकते हैं। ये ऊपर वाले पार्ट में 1 हड्डी, बीच वाले पार्ट में दूसरी हड्डी और नीचे वाले पार्ट में तीसरी हड्डी। तो ऐसे आपको मध्यमा की बात किया था, तो मध्यमा उंगली ये थी, तो मध्यमा में देखिए एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है। इस तरह हमारी सारी उंगलियों में लगभग 3 अस्थि जो है, 3 अस्थि जुड़ी हुई हैं। उंगलियों में 3 अस्थि जुड़ी हुई हैं, और ये जो होती हैं आपकी एक कलाई होती है, बीच वाला पार्ट होता है। तो आप हाथ की अस्थियां गिन सकते हैं कि हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। अगला है क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में क्या है? गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपने अस्थियों का अनुभव कीजिए। आप क्या करेंगे कि सांस को भरेंगे, सांस को भर के थोड़े टाइम तक रोक लेंगे, उसके बाद आप सीने पर टच करेंगे और पीछे पीठ पे टच करके देखेंगे कि कितनी अस्थियां हैं। वही इसमें कह रहा है कि गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए और अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। मतलब जब हम टच करेंगे, अनुभव करेंगे कि हमारे सीने में और पीछे बैक में, पीठ में कितनी हड्डियां हैं, उसका अनुभव करेंगे, तो हम जितनी हड्डियों को गिन सकते हैं उतने को गिनने की कोशिश करें। आगे है, गिन लीजिए। चित्र 8.9 को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। जो वक्ष की यहाँ पे अस्थियां जो दिया हुआ है, फिगर दिया है, उसमें जो वक्ष की हड्डी दी है उसकी तुलना हम पूर्व जो अभी हम अनुभव किए थे उससे हमको करना है। आगे हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना बनाती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। जब हम अनुभव करते हैं तो देखते हैं कि ये जो पसलियां होती हैं ये कई मुड़ी मुड़ी संरचनाओं से जुड़ी होती हैं, और वक्ष की जो हड्डी होती है, अस्थि जो होती है, वो मेरुदंड से बैक जो बोन होता है उससे जुड़ी होती हैं, और इससे जुड़कर एक पिंजरे जैसी संरचना बनाती है, जिसे हम कहते हैं पजली पिंजर कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं। ये जो आपका देखिए, ये आगे वक्ष की हड्डी होती है, ये वक्ष की हड्डी है, और ये पीछे का जो है ये बैक जो होता है आपका मेरुदंड जो होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, वो होता है। और ये जो होती है एक संरचना के माध्यम से ऐसे ही जुड़ी होती है, एक संरचना बनाती है, पिंजरे की भांति एक संरचना बनाती है। तो वही इसमें कह रहा था कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई होती हैं, पसलियां जो होती हैं मुड़ी हुई होती हैं, और ये जो रीढ़ की हड्डी है उससे जुड़कर एक संरचना बनाती है, जिसे हम पसली पिंजर कहते हैं। पसली पिंजर, जब हम सांस भर के अपने वक्ष मतलब सीने के पास और बैक पीठ पे हड्डी जब अनुभव करेंगे, अस्थियों का अनुभव करेंगे, तो हमको कुछ ऐसी ही संरचना दिखाई देगी। तो ये हमारे पसली पिंजर है। वक्ष और पीठ जो है, मेरुदंड जो है उसके ज्वाइन होते हैं, यही आपका संरचना दिखाया गया है। तो ये जो शंकुरूपी संरचना है इसको पसली पिंजर कहते हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित रहते हैं। हमारा जो ये पसली पिंजर है, इससे हमारे शरीर के कुछ अंग जो होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। आगे है, आपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियां छूने को कहिए। आपके जो दोस्त हैं, कुछ मित्र हैं, उनको आप कहिए कि वो पहले सीधे खड़े हों, फिर ये जो घुटना, मान लीजिए यहाँ पे घुटना है, ये आपका पैर है, यहाँ पे घुटना होता, तो इसको आपको मोड़ना नहीं है, डायरेक्ट आपको ऐसे झुकना है, ऐसे झुकने के लिए कहिए। तो वही इसमें कह रहा है कि आपने अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की अंगुलियों को छूने की कहिए। पैर की जो उंगली है उसको टच करने के लिए, छूने के लिए कहिए, बिना झुके हुए, मतलब बिना घुटने को मोड़े हुए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? क्या मतलब जो हम मुड़ रहे हैं तो क्या एकदम चिकनी है, समतल है, अखंड है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है? अखंड मतलब कहीं टूटा हुआ पार्ट तो नहीं है। अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ तक नीचे की ओर लाइए। हम क्या करेंगे, जब हमारा मित्र नीचे पैर की उंगली को छूने का, टच करने का प्रयास करेगा बिना घुटने को मोड़े हुए, तो हम अपने मित्र के जो है गर्दन ये यहाँ से झुकेगा तो ये उसका गर्दन हो जाएगा। यहाँ से लेके हम उसके पीछे वाले पार्ट तक, नीचे तक जो है कमर की पीठ जो होती है वहाँ तक हम टच करने का प्रयास करेंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि मित्र की गर्दन से प्रारंभ होकर उसकी पीठ पर नीचे की हिस्से तक लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। जो हम यहाँ से यहाँ तक हड्डी पे जो टच करते हैं और हम जो अनुभव करते हैं वही आपका मेरुदंड है। रीढ़ की हड्डी वही है आपकी। यह अनेक छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। चित्र 8.10 में दिखाया गया है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा होता है। ये जो मेरुदंड होती है वो अनेक छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, और हमारा जो पसली पिंजर होता है इन्हीं हड्डियों से ज्वाइन होता है, इन्हीं हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका मेरुदंड दिया हुआ है, ये देखिए कितनी छोटी छोटी हड्डियाँ इसमें अटैच हैं, हड्डियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। हर जगह ये ज्वाइनिंग ही है, पेन ही है, इसमें संधि बना हुआ है। तो यही आपका मेरुदंड है।
यदि मेरुदंड केवल एक ही हड्डी का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता? अगर मान लीजिए ये कहीं पे ज्वाइंट ना होता, सीधी एक हड्डी होती, तो क्या आप नीचे झुक पाते? आपका मित्र झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करें। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? हमको क्या करना है, अपने मित्र को कहना है किसी दीवार पे धक्का दे। वो धक्का देगा तो हम उसमें देखेंगे कि क्या जब वो धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है किसी भी वस्तु पर, तो क्या उसकी ये जो हड्डियां होती है, कुछ उभरी हुई संरचना उसमें दिखाई दे रही है। कंधे की जो हड्डी है उसमें कुछ उभरी हुई संरचना दिखाई दे रही है। इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। जब वो किसी पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है, तो हम देखते हैं कि उसकी जो ये अस्थियां होती हैं, ये जो यहाँ पे हड्डियां होती है, वो कुछ उभरी हुई दिखाई देती हैं। और जो ये उभरी हुई दिखाई देती है उन्हें हम कंधे की अस्थियां कहते हैं, कंधे की हड्डी कहते हैं। यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति है, वो जब फोर्स लगाता है तो उसकी जो यहाँ की संरचना होती है कुछ इस टाइप से फूल जाती है, या आपको इसमें कुछ उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है। इसे हम कंधे की अस्थि भी कहते हैं। आगे है चित्र 8.12 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणि अस्थियां है। श्रोणि अस्थियां मतलब कमर के हड्डी जो होती है, कमर के नीचे की जो हड्डियां होती हैं वो श्रोणि अस्थियां होती हैं। तो हमको चित्र के माध्यम से देखना है कि जो संरचना दिया हुआ है वो श्रोणि अस्थियां है। यह बाक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके आमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। ये जो संरचना होती है एक बाक्स जैसी होती है, और ये हमारे पेट के नीचे की जो संरचना होती है वो श्रोणि मेखला में आता है, श्रोणि संरचना में आता है। श्रोणि अस्थियां भी कह सकते हैं। यह कूल्हे वाला हिस्सा होता है जिनके सहारे आप बैठते हैं। आप जो बैठते हैं वो कूल्हे वाला हिस्सा होता है, उसे कूल्हा भी कहते हैं, श्रोणि अस्थियां भी कहते हैं। यहाँ फिगर दिया हुआ है, ये देखिए आपकी श्रोणि अस्थियां मतलब कमर के नीचे की जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां होती हैं जिससे हम बैठने का प्रयास करते हैं, ये आपकी श्रोणि अस्थियां हैं। आगे है आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। हमारी खोपड़ी जो होती है वो अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करते हैं। ये जो होते हैं हमारे सर की जो खोपड़ी की हड्डी होती है वो कई हड्डियों से बना होता है, और ये जो होता है हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करता है। आगे है, हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितनी कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इसमें से जो हमारे कंकाल होते हैं उसमें बहुत सी अस्थियां और संधियों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं, कौन कौन से संधि होते हैं। उसमें हम लोग हिंज संधि देख लिए, धुराग्र संधि देख लिए, और कब्जा संधि देख लिए। इसी तरह से हम लोग कंदुक खलिका संधि भी देखे हैं। तो वही ढेर सारे हम लोग संधियों के बारे में, अस्थियों के बारे में हमने चर्चा किया। और कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते। हमारे शरीर में कंकाल की तरह जो है कुछ और भी अस्थियां होती हैं जो हड्डी जितना मजबूत नहीं होती हैं, हड्डी जितना कठोर नहीं होती हैं, और जिन्हें हम मोड़ा जा सकता है, इन्हें हम उपास्थि कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी भी संरचना होती हैं जो अस्थि जैसा कठोर नहीं होता है और इसको हम आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ऐसे जो अस्थियां होती हैं उनको हम उपास्थि कहते हैं। आगे है, अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। जब हम कान को स्पर्श करते हैं तो हमको कोई कठोर पार्ट नहीं दिखता है, कठोर अस्थि नहीं दिखता है, और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हम कान को मोड़ भी सकते हैं। आगे है, क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर करपाली और उसके ऊपरी हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? जब हम अपने कान को दबाते हैं तो ऊपर के पार्ट में देखते हैं कि थोड़ा बहुत कठोरपन है, हल्का फुल्का सा कठोर लगता है, और नीचे वाले में कोई अस्थियां नहीं है, कोई हड्डियां नीचे नहीं है। तो वही जब आप अपनी अंगुलियों के बीच दबाने पर करपाली और इसके ऊपरी हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ। क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना हमारी करपाली है, परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है? ये उपास्थि है। जब हम कान के ऊपरी पार्ट को टच करते हैं, नीचे पार्ट को टच करते हैं, तो देखते हैं कि जितना कठोर ऊपर वाला है उतना उससे एकदम मतलब मुलायम ही हमारा नीचे वाली संरचना होती है, उतना कठोर हमारी नीचे वाली संरचना नहीं है। कान के ऊपर वाली संरचना ये पार्ट होगी, नीचे वाली ये वाली, तो ऊपर जो होता है वो थोड़ा कठोर होता है, नीचे वाला एकदम मुलायम होता है या कठोर नहीं होता। और ये जो ऊपर वाली संरचना पाई जाती है वो आपका उपास्थि कहलाता है। जो कठोर भाग नहीं होता उपास्थि कहलाता है। शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है, शरीर के जो जोड़ होते हैं वहाँ भी उपास्थि पाई जाती है। ये जैसे कान दिखाया हो, ये जो संधि होती है थोड़ा सा कठोर होता है, नीचे वाली जो होती है वो आपका कठोर नहीं होता है।
आगे है, हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं। हमने देखा कि जो मानव कंकाल है वो अनेक संधियों से मिला है, अनेक ज्वाइंट बने हैं उसमें, और उनमें कई प्रकार की जो होती हैं उपास्थियों से भी मिलकर बना होता है, साथ साथ हड्डियों से भी मिलकर बना होता है। तो हमारा शरीर मानव कंकाल जो है अस्थि, उपास्थि और आपका संधियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। उनमें से जो बहुत से अंग हैं मानव कंकाल में, उसको आप मोड़ सकते हैं, गति कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाइए। कंकाल का स्वच्छ चित्र बनाना है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है। हमने अभी तक शरीर की अस्थि के बारे में, संधि के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर ली, मतलब संधियों के बारे में क्या होता है, अस्थियों में क्या क्या होता है, कौन से हड्डी कहाँ पे जुड़ते हैं, ये मैंने देख लिया है। आगे है, जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती हैं। जो अभी तक हम लोगों ने शरीर की अस्थियां और उनके संधियों के बारे में जो बात किए हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं, वो हम जान गए कि कौन से अंग कहाँ पे गति करते हैं और हमारे शरीर में क्या सहायता देते हैं। आगे है, अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है, आइए इसका पता लगाया। अस्थियों को जो है गति, इस प्रकार का जो गति देते हैं वो किसके माध्यम से होता है, आइए इसका हम पता करते हैं। आगे है, अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाकर मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। हमें क्या करना है, हाथ का मुट्ठी बनाना है, हाथ को मुट्ठी कर लेना है। मुट्ठी करके हमको ऐसे अपने यहाँ कंधे की हड्डी को छूने का प्रयास करना है और दूसरे हाथ से टच करना है कि हमारे हाथ पे यहाँ पे कुछ उभरी हुई संरचना दिखाई देती है। जो ये उभरी हुई संरचना दिखाई देती है वही आपका पेशी कहलाता है। मान लीजिए ये आपका हैंड है, यहाँ पे जुड़ा होता है कोहनी के माध्यम से यहाँ पे कंधे पे, उसके बाद यहाँ पे हाथ होता है। ये आप मुट्ठी बना लीजिए, इसको फिर आप मोड़ने का प्रयास कीजिए। जब मोड़ेंगे तो यहाँ पे कुछ उभरी हुई संरचना दिखाई देगी। जो उभरी हुई संरचना जो दिखाई देती है वही आपका पेशी कहलाता है या पेशियां कहलाता है। संकुचित, संकुचित मतलब होता है लंबाई में कमी होना। संकुचित होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। जब संकुचित होती हैं तो हड्डियाँ, ये जो मांसपेशियां होती हैं वो उभर आती हैं। उसके बाद आप अपने हाथ को खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए, नॉर्मल स्थिति में ले आइए, सामान्य स्थिति में ले आइए। पेशियों का क्या होता है, क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में रहती हैं? जब हम मुट्ठी बना के अपने ये कंधे वाले पार्ट को टच करने का प्रयास करते हैं तो हमारी जो पेशियां होती हैं वो फूल जाती हैं। उसके बाद जब हम उसको नॉर्मल स्थिति में ले आते हैं तो क्या वो संकुचित ही रहती हैं या वो नॉर्मल अवस्था में आ जाती हैं? आगे है, चलते और भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। जब आप चलते हैं या भागते हैं तो आपके पैर में भी इसी तरह का पेशियां होती हैं। जैसे हमने हाथ में देखा कि हाथ में जब मुट्ठी बांध के उसको मोड़ने का प्रयास किया तो हाथ के जो दूसरे पार्ट होते हैं वहाँ की पेशियां उभर जाती हैं, जिसे हम पेशी कहते हैं। तो इसी तरह से हमारे पैर में भी संरचना होती है, दौड़ते समय भी पता चलता है। आगे है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं या अस्थि को खींचती हैं। जब संकुचन अवस्था होता है, जब हम उसकी लंबाई कम करने का प्रयास करते हैं तो ये पेशी जो होती है वो छोटी हो जाती है, कठोर हो जाती है और मोटी हो जाती है और अस्थि को जो है खींचती है। जब हम इसको मोड़ते हैं तो हमारी पेशियां जो है उसको खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब किसी अस्थि को हम गति प्रदान करते हैं तो उसमें हमको दो संयुक्त कार्य होता है या दो पेशियां जो है संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। जब दो पेशियां जो होती हैं किसी एक तरफ सिकुड़ती हैं तो अस्थियां जो है खींच जाती हैं। युगल की दूसरी पेशी शिथिल मतलब लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती हैं, शिथिल अवस्था में आ जाती हैं। जब हम अपने हाथ की भुजा को मोड़ते हैं तो जो ऊपर वाली भुजा होती है वो मुड़ जाती है या संकुचित हो जाती है और आगे वाली जो भुजा होती है वो शिथिल हो जाती है। शिथिल मतलब होता है जो लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। जब ऊपर वाला खिंचता है तो ये आगे वाला जो होता है वो पतला हो जाता है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए आप शिथिल पेशी सिकोड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। आपको जब अस्थि को अपनी विपरीत स्थिति में लाना होता है, विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं, मतलब हम ऐसे करके मोड़े उसको खोल देते हैं तो मतलब विपरीत दिशा दे देते हैं। जब विपरीत दिशा देते हैं तो आप जो है पेशी जो होती है वो सिकुड़ कर जो होती है अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पहली पेशी जो पहला हाथ का जो पहला पार्ट होता है वो शिथिल हो जाता है, वो मुलायम हो जाता है, पतला हो जाता है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती है। पेशी जो होती है वो केवल खींच सकती है,
टाइट हो सकती है, वो उभर सकता है, लेकिन वो उस पर जो है कोई धक्का नहीं दे सकता है। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशी जो होते हैं उसको संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। आगे है क्या गति के लिए हमारे हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है। गति करने के लिए क्या अस्थियों और पेशियों दोनों की आवश्यकता होती है। आगे है दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं। क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं। केंचुए अथवा घोंघे में क्या होता है। आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। दूसरे जंतु जो होते हैं वो किस प्रकार चलते हैं। क्या सभी जंतु जो होते हैं एक ही प्रकार से गति करते हैं या अस्थियां सभी जंतुओं में पाई जाती हैं। तो कुछ जंतुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे है जंतुओं की चाल। जंतुओं की चाल क्या होती है। पहला है केंचुआ। क्रियाकलाप 5 दिया है, इसमें दिया है बगीचे में चलते हुए एक केंचुआ का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोक या फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। बगीचे से एक केंचुआ लाना है, केंचुआ को उठा के लाना, उसके बाद उसमें क्या करना है, एक स्याही सोक या फिल्टर पेपर जो होता है उसके ऊपर हम उसको रख देते हैं और इसकी गति का हम प्रेक्षण करते हैं। चित्र 8.17 में दिखाया गया है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। जब हम बगीचे से किसी केंचुए को लाते हैं तो उसको फिल्टर पेपर पे रखते हैं और उस पर उसकी गति को देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद उसको किसी शीशे पे, कांच पे या कांच की पट्टी हो, टाइल हो या किसी चिकने टुकड़े पर हम उसको रख देते हैं, उसकी सतह पर रख देते हैं, उसकी गति का हम प्रेक्षण करते हैं। क्या यह गति पेपर पर कछुए की गति से भिन्न होता है। क्या यह पेपर पे अलग तरह से गति करता है और जो शीशा है या चिकनी सतह है उस पर अलग तरह से गति करता है। ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल सकता है। ऊपर की जो दो सतहें हैं उस पर केंचुआ किस पर आसानी से चल रहा था, टाइल्स पे या चिकनी सतह पे या कागज पे, उसमें से किस पे वो आसानी से गति कर पा रहा था। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखें, अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केंचुआ का जो शरीर होता है वो एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखें, जिससे पता चलता है कि वो अनेक छिल्लों से बना होता है। मान लीजिए एक केंचुआ होता है, इसको हम इसका जो एक सिर होता है दूसरे सिर से सटा के रखते हैं तो लगता है कि एक प्रकार के छल्ले से मिलकर बना होता है। केंचुए के शरीर की अस्थियां नहीं होती हैं परंतु इनमें पेशियां होती हैं। केंचुए के जो शरीर होती हैं उसमें अस्थियां नहीं पाई जाती हैं लेकिन ये पेशियों की बनी होती हैं जो इसके गति के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। इसकी जो पेशियां होती हैं केंचुए के शरीर को घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। आप देखे होंगे जब कछुआ चलती हैं तो अपने शरीर पीछे जो आगे जब खींचती हैं तो पीछे वाला बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है, फिर बढ़ता है, फिर सिकुड़ता है। इस तरह से केंचुआ आगे गति करता है। आगे है घटने और बढ़ने में सहायता करती है। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है। जब केंचुआ चलता है तो अपना जो पिछला भाग होता है, पश्च भाग जो होता है उसको भूमि में बहुत तेजी से पकड़ा रहता है, बहुत तेजी से जकड़ा रहता है। आगे है तथा अग्रभाग को फैलाता रहता है। अभी मैंने जैसे बताया कि केंचुआ जब चलता है तो आगे वाले पार्ट को खींचता है और पीछे वाले पार्ट को जमीन में बहुत तेजी से जकड़ा रहता है। जब आगे वाला चलता है तो पीछे वाला धीरे से खींचता है। तो वही है कि तथा अग्रभाग को फैलाता है, इसके बाद अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है और पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। जब वो चलता है तो आगे वाले पार्ट को खींचता है और पीछे वाले को मिट्टी में जकड़ लेता है। जब आगे वाला पार्ट आगे चला जाता है तो उसको ढीला करके पीछे वाले पार्ट को खींच लेता है। इस तरह से वो जो केंचुए की गति होती है, केंचुआ स्वतंत्र रूप से चलता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता जाता है। केंचुआ क्या होता है कि पहले अपने शरीर को जो है जब वो चलता है तो आगे वाले पार्ट को खींचता है और पीछे वाले पार्ट को मिट्टी में एकदम पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। उसके बाद ये आगे वाले पार्ट को स्वतंत्र कर देता है तो पीछे वाले पार्ट को खींचता है। फिर ऐसे यही प्रोसेस वो बार बार अपनाता रहता है और केंचुआ जो है आगे बढ़ता रहता है या केंचुआ जो है गति करता रहता है। आगे है इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। इसके शरीर में एक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो चिकने होते हैं जिसके माध्यम से ये चलता है या गति करता है। आगे है यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है। इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख होते हैं। ये सूख पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। जो ये केंचुआ होता है उसके शरीर जो है जमीन से किस प्रकार टिका रहता है, जमीन पे कैसे रहता है। तो इसके शरीर में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। सूख जो होती है वो बाल जैसी जो संरचना होती है उसे हम सूख कहते हैं और ये सूख जो होती है पेशियों से जुड़ी होती है और जब ये मिट्टी में चलते हैं तो मिट्टी को बहुत तेजी से वो जकड़ लेते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं। केंचुआ
वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ जो होता है, जो उसके रास्ते में जो भी मिट्टी आती है उसको वो खा लेता है और जो नहीं पचता है उसको वो बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधे को फायदा होता है। जब केचुआ मिट्टी खाता आगे बढ़ता है, उसके सामने जो भी मिट्टी आती है उसको वो खाता रहता है और जो नहीं पच पाता है उसको वो बाहर निकालता रहता है, और जो बाहर निकालता है तो इससे मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, जो पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पौधे के लिए फायदेमंद होता है। आगे है घोघा। घोघे के बारे में क्या है, क्रियाकलाप 6 है। इसमें है किसी बगीचे से एक घोघा पकड़िए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी होंगी? किसी बगीचे से आपको घोघा पकड़ना है, उस पर देखे होंगे कि उसके पीठ पर एक गोल संरचना पाई जाती है। आगे है, इसे कवच कहते हैं। जो ये गोल संरचना पाई जाती है उसे कवच कहते हैं। यह घोघे का बाह्य कंकाल होता है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। ये जो घोघा होता है उसके पीठ पे गोल संरचना पाई जाती है जो गोल होता है, और ये इसे हम कवच कहते हैं, और इसका जो है बाह्य कंकाल होता है, लेकिन ये अस्थियों या मतलब हड्डियों से बना नहीं होता है। ये जैसे घोघा है, इसके ऊपर देखिए ये गोल संरचना जो पाई जाती है, इसे हम कवच कहते हैं, और इसे जो है घोघे का जो है बाहरी कंकाल है या बाह्य कंकाल होता है। यह कवच, आगे है, यह कवच एकल एकक होता है। एकल एकक मतलब एक ही संरचना को बार बार रिपीट करके जो बनाई जाती है उसे हम एकल एकक कहते हैं। तो यह जो कवच होता है वो एकल एकक होता है, एक ही संरचना बार बार रिपीट करके बना हुआ होता है, और यह घोघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। ये जो कवच होता है इससे घोघे को चलने से कोई लेना देना नहीं है, ये संरचना बस ऐसे ही पाई जाती है और इसमें कोई अस्थियां भी नहीं पाई जाती हैं। यह घोघे के साथ खिंचता जाता है। जब घोघा चलता है तो वो जो गोल संरचना कवच जो होता है वो भी उसके साथ खिंचता हुआ चला जाता है, और इसमें कोई भी प्रकार की गति नहीं होती है, ये चलने में कोई मदद नहीं करता है। घोघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टी को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग को प्रेक्षण कीजिए। घोघे का हम क्या करेंगे, कांच की पट्टी पे रख के उसका प्रेक्षण करेंगे कि वो कैसे चलता है। उसको जब हम कांच की पट्टी पे रखेंगे और जब घोघा चलना स्टार्ट करे तो हम उस कांच की पट्टी को अपने सिर से थोड़ा ऊंचा करके इसको देखने का प्रयास करेंगे, तो हमको नीचे जो है उसकी गति दिखाई देगी कि वो किस तरह से चल रहा है। वही अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण कीजिए। कवच का छेद खुलने पर आपने उसमें एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा होगा। जो कवच होता है, जो कवच का छेद होता है, ये जब खुलता है तो आपको दिखा होगा कि मांसल संरचना होती है, और सिर जो होता है इस मांसल संरचना से जो है एक सिर बाहर निकलता रहता है और इसमें जाता रहता है। वही इसमें कह रहा है कि जो मोटी मांसल संरचना और सिर जो है बाहर आते देखा होगा। मोटी संरचना इसका पाद या पैर होता है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। जो इसमें मोटी सी संरचना पाई जाती है वो उसका पैर होता है, और जो होता है ये दृढ़ पेशियों से, कठोर पेशियों से मिलकर बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर की लहरदार गति दिखाई देती है। जब हम जो कांच का प्लेट है उसको हम जब थोड़ा सा झुकाते हैं तो उसकी जो उसमें मूवमेंट जो होती है, गति जो होती है, देखते हैं कि उसके पैर जो होते हैं थोड़ा लहरदार गति करते हैं, लहराते हुए गति करते हैं, मतलब इधर उधर जाते रहते हैं। क्या घोघे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी है? क्या घोघा जो है अति तेजी से गति करता है या धीमी गति से चलता है? आगे है तिलचट्टा। तिलचट्टा क्या है? क्रियाकलाप 7 है। क्रियाकलाप 7 में है किसी काकरोच तिलचट्टा का प्रेक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करता है। तिलचट्टा जो होता है वो जमीन पे भी चलता है, दीवारों पे भी चलता है और उड़ भी सकता है। इसमें जो है 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं जो चलने में इसको सहायता करता है, और इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होगा। आप काकरोच देखे होंगे कि उसके ऊपर जो संरचना पाई जाती है वो कठोर बाह्य कंकाल उसका होता है, उससे वो ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है। उसका जो बाह्य कंकाल होता है वो विभिन्न प्रकार के एककों से, मतलब उसकी संरचना सेम होती है लेकिन विभिन्न प्रकार के जो उसमें कंकाल पाए जाते हैं उससे जुड़कर वो बना होता है, जिसके कारण गति संभव होता है, जिसके कारण वो गति करता है, मूव करता है। आगे है वक्ष से दो जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। उसके वक्ष जो होता है, उसका जो आगे सीना जो होता है, वक्ष जो होता है, उससे 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। अगले पैर जो होते हैं बहुत सकरे होते हैं और पिछला पैर जो होता है चौड़ा होता है। देखिए पिछला पैर चौड़ा होता है, आगे का पैर पतला होता है और बहुत भी पतले भी होते हैं। ये देखिए एकदम पतला पतला जो होता है ये है। इस पर जो ये संरचना पाई जाती है कई संधियों से, एककों की परस्पर संधियों से मिलकर बना होता है। यही बाह्य कवच या बाह्य कंकाल होता है। आगे है
तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। तिलचट्टे में विशेष प्रकार की पेशियां भी पाई जाती हैं जो पेशियां उन्हें चलने में सहायता भी करती हैं। आगे है वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। वक्ष की जो पेशियां होती हैं, उसके सीने के पास की जो पेशियां होती हैं, जब वो तिलचट्टा उड़ता है तो उसको सहायता करती है, उसको हेल्प करती हैं। आगे है पक्षी। पक्षी में क्या है, क्रियाकलाप 8 है। इसमें क्या कह रहा है, पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं और भूमि पे चलते भी हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते भी रहते हैं, जैसे बत्तख है। आगे है पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि उसके शरीर जो होते हैं वो उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, या उड़ने में वो उनको अनुकूलन होता है। आगे है उनका अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की और मजबूत होती हैं। उनके अस्थि जो होते हैं, उनके हड्डी जो होते हैं वो वायु प्रकोष्ठ होते हैं। वायु प्रकोष्ठ मतलब कोष्ठक जो उसमें होता है, उसमें वायु भरा होता है, और जिसके कारण वो उड़ने में जो है उनकी अस्थियां जो हल्की हो जाती हैं और वो उड़ने में उनको सहायता मिलता है। आगे है पश्चपाद। पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं, और पैर पीछे की जो पार्ट होते हैं या पश्च जो उंगलियां होती है वो उनको चलने या बैठने के लिए भी सहायता करती हैं। आगे है अग्रपाद को अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। अग्र का जो आगे का जो पैर होता है उनका, वो पक्षी के जो पंख होते हैं वो अग्र पैर होते हैं। उनका अग्र पैर जो होता है वो पंखों में कन्वर्ट हो गया होता है, या पंखों में बदल जाता है, उसका अग्र पैर होता है। तो वही अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं। उसके जो कंधे की अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो मजबूत होती हैं, और उसकी जो वक्ष की हड्डियां होती हैं या वक्ष की हड्डी जो होती है वो पेशियों को जकड़े रहती है, पकड़े रहती है, उससे उसको सहायता मिलता है। आगे पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता मिलता है। उसकी जो वक्ष की पेशियां होती हैं, वक्ष की जो अस्थियां होती हैं, वो पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि इसके जो आगे का पैर होता है वो पंख में रूपांतरित हो जाता है, और पीछे के पैर जो होते हैं उसको बैठने में, चलने में इसका हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। आगे है मछली। मछली में क्रियाकलाप 9 दिया है। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। कागज का जब हम नाव बनाएंगे उसके बाद उसको हम इस तरह पानी में रखेंगे, उसका नुकीला भाग जो रहे वो आगे की ओर रहे। आगे है इसे धीरे से धक्का दीजिए। जब हम कागज की नाव बनाएंगे उसका नुकीला वाला पार्ट जो है आगे की तरफ रहे, उसके बाद उसको धीरे से हम धक्का देंगे। चित्र 8.21 ए में क्या दिखाया गया है, आगे देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाया गया कि हम नाव बनाएंगे, उसमें जो नुकीला वाला पार्ट है उसको आगे की तरफ कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा पीछे से हम धक्का देंगे। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। मतलब देखेंगे कि जब हम उसका आगे का पार्ट जो नुकीला होता है उसको जब हम धक्का देते हैं तो क्या तेजी से जाता है। उसके बाद हम उसके पीछे के पार्ट या दोनों सिरों को पकड़कर हम पानी में छोड़ने का प्रयास करेंगे, चौड़ी ओर के जो है उसको जल में जाए। क्या इस प्रकार की नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या इस तरह के जो नाव होते हैं वो सरलता से चल सकते हैं, जिसकी मोटा होता है, आगे का पार्ट मोटा हो या चौड़ा पार्ट जो होता है वो जल में सहायता करता है चलने के लिए? क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी होती है? नाव की जो आकृति बनती है उसकी जो मछली जैसी आकृति होती है। नाव की जो सीमा होती है या आकृति होती है वो मछली की तरह एकदम मिलती जुलती रहती है। चित्र 8.2 में दिखाया गया है। मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। मछली का जो सिर होता है और पूँछ जो होता है उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला और नुकीला होता है। मतलब उसके जो बीच का पार्ट होते हैं वो मोटे होते हैं और उसका सर और पूँछ जो होता है वो पतला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। जो इस टाइप का जो आकृति होता है कि सर और पूँछ पतले हो और बीच का पार्ट जो मोटा होता है, ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहलाती है। देखिए मछली की संरचना दिखाई गई है। इसमें देखिए इसका सर वाला पार्ट जो छोटा है, पतला है, और साथ में पूँछ वाले पार्ट भी पतले हैं अपेक्षाकृत बीच वाले पार्ट से। आगे है इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है। इसकी जो धारा रेखी संरचना पाई जाती है, मछली के शरीर में जो धारा रेखी संरचना होती है जिसके कारण वो जब पानी में चलते हैं तो उसके पानी जो है संरचना की वजह से इधर उधर बिखर जाते हैं, इधर उधर चल जाते हैं। मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछली का जो कंकाल होता है वो दृढ़ पेशियों से बना होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ता है तथा पूँछ विपरीत दिशा में मुड़ता है। जब तैरने की प्रक्रिया वो लोग करते हैं, तैरने का जब काम करते हैं तो उनके शरीर का जो आगे की भाग है वो इधर मुड़ेगा तो उसका पूँछ इधर मुड़ेगा। ऐसे ही वो संरचना करते रहते। तो वही है कि इस प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है और पूँछ विपरीत दिशा में हो जाती है, पूँछ विपरीत दिशा में जाती है। आगे है
मछली चित्र 8.23 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। यहाँ फिगर में दिखाया है कि जब मछली अपने शरीर को इस दिशा में मोड़ती है तो उसका पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाता है। इसी तरह से मछली जब इस दिशा में मुड़ेगी तो उसका पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाएगा। तो यही है, जब शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चल जाती है। जब मछली तैरने की प्रक्रिया करती है, जब वो अपने शरीर को मोड़ती है तो उसका पूंछ जो होता है उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, जिससे उसको तैरने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है और उसको एक झटका सा लगता है और मछली आगे बढ़ जाती है। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस प्रकार के लिए उसकी सहायता करते हैं। इस प्रकार जो है वो बार बार यही क्रिया करते रहते हैं और मछली जो है आगे बढ़ती रहती है और उसके जो पंख होते हैं, उसको पूंछ जो होते हैं वो पंख इस तरह के कार्य करने में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने और दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। मछली में और भी पंख पाए जाते हैं, जैसे इस तरह के पंख होते हैं, मछली की संरचना होती है, यहाँ भी पंख पाए जाते हैं। तो ये भी जो होते हैं वो जल में संतुलन बनाए रखते हैं और उसको तैरने में जो है सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह विशेष अरित्र पहनते हैं? जब गोताखोर पानी में तैरते हैं तो जैसे मछली की पूंछ होती है, मछली की जो पंख होती है, ऐसे गोताखोर लोग भी फ्लीपर पहनते हैं जिसे अरित्र कहते हैं। वही इसमें है कि जब इन पंखों की तरह विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करती है। गोताखोर लोग अरित्र या फ्लीपर पहनते हैं जो मछली की संरचना की होती है और उसको तैरने में सहायता करते हैं। आगे है सांप कैसे चलते हैं। सांप कैसे चलते हैं? क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखा है? क्या यह सीधा चलता है? क्या सांप को आप फिसलते हुए आगे बढ़ते हुए देखे हैं कि यह सीधा चलता है? आगे है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है और यह शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। सर्प जो होता है, सांप जो होता है, उसकी रीढ़ हड्डी जो होती है वो लंबी होती है और इसकी जो पेशियां होती हैं वो असंख्य होती हैं। असंख्य पेशियों से मिलकर बना होता है और कभी नष्ट नहीं होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं और सारे जो उनकी पेशियाएँ होती हैं वो असंख्य होती हैं और आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आगे है, परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। आगे है, इसमें दे रहा है, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो, पेशियां मेरुदंड पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ी रहती हैं। उनकी जो पेशियां होती हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और दृढ़ होती हैं। और चाहे वो भले ही सांप को आप देखते हैं कि कितना लंबा होता है, भले ही वो कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, लेकिन उसकी पेशियां जो है आपस में जुड़ी ही रहती हैं। और पेशियां मेरुदंड पसलियां एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़ी रहती है। इसमें जो पेशियां होती हैं, पेशियां और मेरुदंड रीढ़ की हड्डी होती हैं और साथ साथ त्वचा जो होती है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। सर्प का शरीर अनेक बलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। सर्प का जो शरीर होता है वो बलय से बना होता है। बलय मतलब छल्ला होता है। तो सांप की संरचना आप देखे होंगे, ऐसे करके सांप होती है, तो ये ऐसे करके उसकी संरचना बनी रहती है। सांप की संरचना ऐसे ही करके कुछ बनी रहती है, आप देखे होंगे। तो वही इसमें कह रहा है कि सांप जो है सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर ढकेलता रहता है। इसमें अनेक छल्लों से मिलकर बना होता है, अनेक बलयों से मिलकर बना होता है और बलय जो होता है उसको आगे चलने के लिए मदद करते हैं या आगे उसको बढ़ाते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं। इस कारण सर्प बहुत तेजी से आगे की ओर चलता रहता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। सांप जो होता है अपने छल्ले के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने में सहायता करता है, उसको धक्का देती रहती है और वो आगे बढ़ता रहता है और बहुत तेजी से गति करता है। लेकिन इसका शरीर जो होता है ये सरल रेखा में नहीं चलता। सरल रेखा मतलब एक सीधी रेखा जो होती है उसे सरल रेखा कहते हैं। 180 डिग्री जो होती है उसको सरल रेखा कहते हैं। तो ये सरल रेखा में ना चल के जिगजैग होके ऐसे मोड़ के चलते रहते हैं। वही इसमें कह रहा है कि परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं की गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के जंतु किस तरह से गति करते हैं, उनकी अस्थियां और पेशियां जो होती हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन किए। पक्षी के बारे में, घोंघा के बारे में, केचुए के बारे में, सांप के बारे में, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। आगे है, पहेली और बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। पहेली और बूझो जो है उनमें कई तरह के जंतुओं के बारे में उनके पास ढेर सारे प्रश्न हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे हैं। जैसे जो दो व्यक्ति हैं उनके बारे में पहेली और बूझो के बारे पूछे जो है, उनको जीव जंतुओं के बारे में ढेर सारे प्रश्न उनके पास है। ऐसे हमारे भी मस्तिष्क में जानवरों को लेकर ढेर सारे प्रश्न आ रहे होंगे। तो ऐसे प्रसिद्ध दार्शनिक जो हैं अरस्तु जो है, उन्होंने अपनी पुस्तक जो है गेट ऑफ एनिमल्स में वो स्वयं अपने आप से ऐसे प्रश्नों का प्रश्न पूछे हैं। अनेक प्रश्नों का प्रश्न पूछे। वो अपनी जो पुस्तक लिखे हैं उसमें स्वयं से कई प्रश्न पूछे हैं, उसको उसमें उन्होंने वर्णन किया है। आगे है, विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते
होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करते हैं? विभिन्न प्रकार के तो जंतु होते हैं, उनके विभिन्न तरह के पार्ट होते हैं, विभिन्न शरीर के विभिन्न भाग होते हैं और सारे भाग का अलग अलग वर्ग होता है। जंतु अलग तरह से गति करते हैं, पक्षी अलग गति करते हैं, सांप अलग गति करते हैं, केचुआ अलग गति करते हैं और साथ साथ मनुष्य जो है वो अलग प्रकार के गति करते रहते हैं। तो वही है कि यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानता है, क्या विभिन्नता है? विभिन्न तरह के जो जंतु हैं उनके जो शारीरिक संरचना है, शारीरिक अंग है, उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है? आगे विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर, गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? ऐसा क्यों है कि विभिन्न तरह के जो जंतु हैं जो चलते हैं लेकिन उनके पैरों में विविधता पाई जाती है। जैसे जानवर भी चलते हैं, इंसान भी चलते हैं, लेकिन इंसान में 2 पैर पाए जाते हैं। गाय भैंस ये सब हैं, बकरी वगैरह, तो इनके भी 4 पैर पाए जाते हैं और चलने वाले प्राणी तो दोनों हैं। वही इसमें कह रहा है कि मनुष्य में 2 पैर, गाय भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? बहुत से जंतु संपादी होते हैं, बहुत से जंतु जो होते हैं उसके समान पैरों वाले क्यों होते हैं? हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है? हमारा पैर जो होता है वो अलग दिशा में मुड़ता है, बल्कि हमारा हाथ अलग दिशा में मुड़ता है, तो इन दोनों में इतना अंतर क्यों होता है? आगे है इतने अधिक प्रश्न। संभवतः आपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया होगा। जो इतने सारे प्रश्न हमारे मन में आ रहे हैं, संभवतः हम लोग जो क्रियाकलाप किए हैं उसके माध्यम से कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे। आगे है हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, हमको कुछ और भी प्रश्नों के उत्तर खोजना है। आगे ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे मेरुदंड दिया हुआ है। मेरुदंड के बारे में मैंने बताया कि जो गर्दन से लेके पीठ के नीचे हिस्से तक जो पार्ट होता है वो मेरुदंड कहलाता है। कंदुक खलिका संधि भी आपने देखा। सूक जो होते हैं, बालों जैसी जो संरचना पाई जाती है वो सूक होते हैं जो केचुए को चलने के लिए मदद करते हैं। उपास्थि के बारे में भी आपने अध्ययन किया। गुहिका भी जान गए कि क्या होता है। अचल संधि, जंतुओं की चाल और हिंज संधि, ये सारा जो है हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या होते हैं। साथ साथ पेशी के बारे में भी, बाह्य कंकाल, श्रोणि अस्थियां, धुराग्र संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल और धारा रेखियां, इन सारे वर्ड जो है इनका मतलब हम लोग जान गए कि क्या होता है, किसकी क्या परिभाषा है और किस तरह से क्या वर्क करते हैं। तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ये सारे वर्ड के मतलब समझ गए होंगे, आप लोगों को तैयार भी हो गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ नोट्स दिए हैं, सारांश दिया है। उसमें क्या कहता है? अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं। यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। अस्थि और उपास्थि जो होते हैं ये मिलकर कंकाल की संरचना बनाते हैं, मानव कंकाल बनाते हैं। मानव कंकाल जो होते हैं शरीर का पिंजर कहलाते हैं, पिंजरा कहलाते हैं और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक होता है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। कंकाल जो होता है चलने में भी मदद करता है और शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे, श्रोणि, मेखला तथा हाथ एवं पैर की अस्थियों से बना होता है। मानव कंकाल जो होता है उसमें खोपड़ी भी होती है, रीढ़ की हड्डी भी होती है, पसली भी होता है, वक्ष की हड्डी भी होती है, कंधा और श्रोणि मतलब कमर की मेखला भी होती है। साथ साथ हाथ और पैर की भी अस्थियां इससे जुड़ी होती हैं, मिलकर बना होता है। इन सारे तंत्रों को हम मिलाकर कंकाल कहते हैं। पेशियों के जोड़े में एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने में अस्थियां गति करती हैं। पेशियां जो होती हैं उसके जोड़े जो होते हैं, जोड़े मतलब हाथ का अग्रभाग और पश्चभाग दोनों को कह सकते हैं, इसको हम जोड़ा कहेंगे। तो दोनों को परस्पर जो है एक के बाद एक का काम करना जो होता है, इससे हमको सिकुड़ने और फैलने में मदद करती है। मतलब हम हाथ के जब आगे वाले पार्ट को मोड़ते हैं तो पीछे वाला पार्ट जो होता है वो सिकुड़ के फूल जाता है और आगे वाला पतला हो जाता है, फिर खोल देते हैं तो शिथिल अवस्था में आ जाता है। वही इसमें एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने में अस्थियां गति करती हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं। यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है। अस्थियों मतलब हड्डियों की जो संधि होती हैं वो अनेक प्रकार की होती है, जैसे कब्जा संधि देखें, हिंज संधि देखें और कंदुक खलिका संधि देखें, धुराग्र संधि देखें। तो यही अस्थियों की जो संधियां हैं वो अनेक प्रकार की होती हैं और यह इसकी प्रकृति और गति की दिशा पर निर्भर करता है। अगला है पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ती हैं। पक्षियां जो होती हैं उसकी दृढ़ पेशियां पाई जाती हैं और साथ साथ उनमें अस्थियां भी होती हैं, हल्की अस्थियां भी होती हैं, जिसे वायु प्रकोष्ठ कहे थे। उससे जो है पक्षियों को उड़ने में सहायता भी मिलती है और फड़फड़ा के उड़ती हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बलय बनाकर जल में तैरते हैं। मछली जो होते हैं शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बलय बनाकर तैरते हैं। जैसे मैंने बताया, मछली जो है आगे का सिरा जब इधर मोड़ेगा तो उसकी पूंछ दूसरे दिशा में मुड़ जाएगी, फिर जब पूंछ इधर दिशा में मुड़ेगी तो सर जो है उसका उस दिशा में मुड़ेगा। मतलब सर की दिशा अगर जिस तरह रहेगा उसकी पूंछ की दिशा उसके विपरीत होगी। वही है एकांतर क्रम में बलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार
नहीं, ये था सर्प अपने शरीर दोनों एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। मतलब सांप की बात हो रही थी, अब मछली की बात मैंने बताई। तो सांप जो होता है वो जब चलता है तो उसका शरीर जो है एकांतर क्रम में चलता है, एकांतर क्रम में वलय बनाता है। वलय मतलब ऐसे छल्ले जैसी जो संरचना बनती रहती है वो एकांतर क्रम में बनाता है, मतलब एक के बाद एक छल्ले से ही बना होता है, जो उसको आगे चलने में मदद करता है, आगे फिसलने में मदद करता है। और इससे बहुत सारी अस्थियां और पेशियां जो है इससे जुड़ी रहती हैं, जो इसको धक्का देती रहती हैं और आगे बढ़ता रहता है। आगे है तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल कहलाते हैं। तिलचट्टा का जो शरीर होता है और पैर जो होता है ये कठोर आवरण से ढका होता है, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों तथा 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती है। उसकी जो वक्ष की पेशियां होती हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी वक्ष की हड्डियां होती हैं या पंख होते हैं, उसमें जुड़ी रहती हैं, जो तिलचट्टे को चलने और मुड़ने में सहायता करती हैं। केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन में होती हैं। शरीर की आधा सतह पर सूक्ष्म केचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करता है। केचुए जो होती है उसके शरीर में जो गति होती है उसकी पेशियों में बारी बारी से गति होती है। बारी बारी से मतलब आगे का पार्ट गति करता है तो पीछे का पार्ट जमीन को मिट्टी को पकड़ लेता है, फिर जब आगे का पार्ट स्वतंत्र हो जाता है तो पीछे का पार्ट खिंच के आगे चला जाता है। फिर ऐसे आगे प्रोसेस करते हैं, आगे का पार्ट जब बढ़ जाता है तो पीछे के पार्ट को स्थिर करते हैं, टाइट करके उसको पकड़े रहते हैं, फिर पीछे के पार्ट को स्वतंत्र करते हैं तो आगे के पार्ट को कठोर बना लेते हैं। वही कि बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन में होती है और शरीर की आधा सतह पर सूख केचुए की भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करती है। उसकी सूख जो बाल जैसी संरचना होती है वो मिट्टी में पकड़ बनाने में सहायता करता है। आगे है घोघा, पेशीय पाद की सहायता से चलता है। घोघा जो होती है उसकी जो पैर पेशियों की बनी होती है उसकी सहायता से वो चलता है। अब ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें है अस्थियों की संधियां शरीर को में सहायता करती हैं। अस्थियों की जो संधियां होती हैं वो शरीर को किस प्रकार की संरचना बनाने में सहायता करती हैं। तो अस्थियों की संधियां होती है वो शरीर को कंकाल बनाने में सहायता करती हैं, कंकाल बनाने में सहायता करती हैं। अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं। अस्थि और शरीर जो होते हैं वो संयुक्त रूप से शरीर का क्या बनाते हैं। कोहनी की संधियां जो है ये कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। गति करते समय हमारी जो पेशियां होती हैं ये आपका गति करता रहता है। तो अस्थियां और ये जो शरीर है ये आपका कंकाल बनाएंगी और ये आपके गति में सहायता करती हैं। अस्थियों की जो संधियां होती हैं वो शरीर को गति में सहायता करती हैं, मतलब हम अस्थियों के माध्यम से हम शरीर की जो संधियां होती हैं, जोड़ जो होते हैं, वहाँ से हम शरीर को गति करा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। तो ये है अस्थियों की संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं, यहाँ गति होगा। और सेकंड में है अस्थियां और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं। कंकाल जैसी जो संरचना बनाती हैं वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है। कोहनी की जो अस्थियां होती हैं वो कब्जा संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। और चौथा है कि गति करते समय हमारी जो पेशियां होती हैं वो संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। जब हम हाथ को मोड़ते हैं तो हमारी जो आगे की पेशियां खींचती हैं और पीछे का जो है टाइट हो जाता है, वही इसमें कह रहा है। तो यहाँ पे पेशियां होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न स्थानों को आगे सही और असत्य को इंगित कीजिए। सभी जंतुओं की गति और चलन बिल्कुल एक समान होती है। तो सभी जंतुओं की गति और चलन एक समान नहीं होती है। केचुआ रेंग के चलता है, पक्षी उड़ के चलते हैं, मनुष्य पैदल ऐसे चलते रहते हैं। कुछ कीट पतंगे होती है जो उड़ती हैं, कुछ जानवर होते हैं जो उछल कूद के भी चल सकते हैं। तो सारे जंतुओं की जो गति है वो एक समान नहीं होती है, ये आपका गलत हो गया। अगला है उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। तो अस्थि जो है सबसे मजबूत पार्ट होता है, उपास्थि जो होती है उससे लचीली होती है। तो ये भी आपका गलत दे दिया है। अगला क्वेश्चन है अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अंगुली की जो अस्थियां होती है उसमें संधि नहीं होती। तो अभी हम लोगों ने देखा कि मध्यमा उंगली जो होती है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, तो इसमें संधि पाए जाते हैं, जोड़ पाए जाते हैं। और दे रहा अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये भी आपका गलत हो गया। अगला है अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। अग्रभुजा मतलब हाथ के आधे पार्ट की बात कर रहा है, इसमें 2 अस्थियां होती हैं। अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती है, एक हाथ की हड्डी और एक ये वाली हड्डी। तो 2 हड्डी होती हैं, मतलब 2 अस्थियां होती है, ये आपका सही है। अगला तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी आपका सही है। आगे है कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का संबंध कॉलम 2 के एक अथवा अधिक कथन से जोड़िए। कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा कैसा होता है इसमें हमको मिलान करना है। तो आपने पढ़ा कि ऊपरी जबड़ा जो होता है वो अचल संधि होती है। ऊपरी जबड़ा और मस्तक सर जो लेके जो संधि होती है वो अचल संधि होती है, वो आपकी स्थिर रहती है। मछली जो होती है, मछली में आपका इसमें कौन सा हो सकता है। तो मछली जो है उसका इसमें दे रहा शरीर पर पंख होते हैं, हवा में उड़ सकता है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, का शरीर धारा रेखित होता है। तो आपने देखा कि मछली का जो शरीर है वो धारा रेखित होता है, जिससे उसको चलने में तैरने में मदद करती है। अगला है पसलियाँ। पसलियाँ क्या होती हैं। तो पसलियों के बारे में कौन सा हो सकता है। तो पसलियाँ
जो है हृदय की सुरक्षा करती हैं, पसलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंघा जो होता है, घोंघा आपका बहुत धीमी गति से चलता है, घोंघा जो है बहुत धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा जो होता है उसका आपका कौन सा सही होगा, तो तिलचट्टे के शरीर पे पंख होते हैं, ये भी आपका सही है। और तिलचट्टे में बाह्य कंकाल भी पाए जाते हैं, ये भी आपके सही हैं। और ये हवा में उड़ सकता है, तो तिलचट्टे का 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार ये कॉलम भी मैच हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंदुक-खलिका संधि क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती? तो ये सारे जो है क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा और सारे पार्ट के बारे में आपको नॉलेज भी हो गई होगी कि कहाँ पे कौन सी संधि पाई जाती है और हमारे शरीर में कितनी तरह की संधियाँ होती हैं और हमारे शरीर में कितने जोड़ होते हैं और किस अंग का कितनी हड्डी है, कितना क्या पार्ट है, कौन से जानवर कैसे गति करते हैं। तो आप लोग आंसर जो है हमको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बाकी आंसर जो आप लोग मैच करा लीजिएगा। तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।